बीपीएससी ट्री 3.0 सोशल साइंस से संबंधित राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को हम लोग क्रमबद्ध देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। दूसरा कथन है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में है केवल 2 और डी में इनमें से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 वाला जो कथन है वह सही है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है या फिर उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था। ऑप्शन ए में है, कुछ राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन से, बी में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैत नागरिकता आरंभ करने से, और सी में है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, और डी में है केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से, और इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था, तो वह निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधायी शक्ति की संघीय सूची में समाविष्टि किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए में है भारत के राष्ट्रपति का, बी में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, और सी में संसद को, डी में विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को, और इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्टि संसद को इस विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है चेन्नई, सी में है कोलकाता, डी में ओडिशा, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ऑप्शन ए में है प्रथम संशोधन द्वारा, बी में है 8वें संशोधन द्वारा, सी में है 9वें संशोधन द्वारा, और डी में 42वें संशोधन द्वारा, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो परिवर्धित हुई है वह प्रथम संशोधन के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। ऑप्शन ए में है 6वां एवं 22वां, और बी में है 13वां एवं 38वां, और सी में 7वां एवं 31वां, और डी में 11वां एवं 42वां, और इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां एवं 31वां जो है
कि राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित यह संशोधन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन में दिया गया है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, और कथन 2 में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। कथन 3 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन से अंततः स्थापित किया गया। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में केवल 2, ऑप्शन बी में है 1 और 3, सी में है 2 और 3, और डी में 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2 इसका सही है कि संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार बना दिया गया किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वह मूल अधिकार था, 7 में से एक मूल अधिकार था जिसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा, कथन के हिसाब से 2 कथन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ऑप्शन ए में है उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, बी में उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, सी में केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, और डी में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए में 3री, बी में 7वीं, सी में 5वीं, डी में 9वीं। ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए में 39वां, बी में 42वां, सी में 40वां, और डी में 44वां। ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन ए में वित्त आयोग, बी में अंतर्राज्यीय परिषद, सी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी में लोक लेखा समिति। ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वह वित्त आयोग करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? ऑप्शन ए में 2, 4, 3, 5। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने हैं? तो वह 5 राज्य है। 5 उच्च न्यायालय है जिसके पास की एक से अधिक राज्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी रचना है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है आंग सान सू की, बी में नेशनल मंडेला, सी में डॉक्टर सुकर्नो, डी में प्रयुक्त में से एक से अधिक, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नेल्सन मंडेला का यह कृति है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। कथन 1 में दिया गया है
कि अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे कौन? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कथन 2 में है इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे। और तीसरे में है कि 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक थे। और कथन 4 में है 17वीं सदी के प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो ऑप्शन ए में है केवल 1 और 4, बी में 1 और 3, सी में 2, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 3 जो है वह सही है। कौन कौन सा? कि अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे। कौन था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कथन 3 में क्या है कि 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक थे। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स पुस्तक निम्न में से किसकी है? ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट पुस्तक निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए में है सेसरे बेकरिया, बी में है पियरे बेले, सी में जेम्स बिट्टी, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स पुस्तक सेसरे बेकरिया का है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शासन में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के समर्थन राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू किस देश के थे? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है कि आसियान के संस्थापक देश निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, मलेशिया, बी में है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, और फिर फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, डी में प्रयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसियान के संस्थापक देश एक से अधिक है। कुल 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो कौन कौन सा? एक इंडोनेशिया, मलेशिया हो गया, फिर फिलीपींस, सिंगापुर हो गया, और उसके बाद थाईलैंड हो गया। ये 5 देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद की उपस्थिति संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए में है भाग 15, बी में है भाग 17, सी में है भाग 16, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है वह भाग 15 में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए में है 5वीं अनुसूची, बी में है 7वीं अनुसूची, सी में है 6ठी अनुसूची, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वह 6ठी अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी में प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा? तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है, और विद्वान सुभाष कश्यप ने भी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। और यहाँ बात हो रही है प्रस्तावना को, तो यहाँ पर 2 आदमी हो जाएगा, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और दूसरा होगा प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 4, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद जो है वह विधि द्वारा संघ के नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 2 में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है जेम्स प्रथम, सी में एच.जे. लाउस्की, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा पुस्तक? तो द टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक जेम्स प्रथम की है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए में है 1833 का चार्टर एक्ट, बी में 1853 का चार्टर एक्ट, सी में भारत शासन अधिनियम 1858 और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सीधा इसका ब्रिटिश क्राउन के पास इसका शासन चला गया। कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट के तहत, अनुच्छेद नहीं एक्ट के तहत। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और बी में है 11 दिसंबर 1946 को, सी में 13 दिसंबर 1946 को, डी में 21 दिसंबर 1946 को, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि संविधान सभा में उपस्थित जो सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, उसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम बैठक के दिन। संविधान सभा का दूसरा बैठक जो है वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि इस दिन प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न के हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में डॉक्टर बी.एन. राव, बी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और यह कब? तो 9 दिसंबर 1946। हम लोग ऊपर में इन प्रश्नों को देखा है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए में है बी.एन. राव, बी में जे.बी. कृपलानी, सी में वल्लभ भाई पटेल, डी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 था। ये भी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में के.एम. मुंशी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसे चुना कब गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। ये याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी में 15 अगस्त 1947 को, सी में 2 अक्टूबर 1949 को, डी में 26 नवंबर 1949 को, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? ऑप्शन ए में 26 नवंबर 1950, बी में 26 नवंबर 1949, सी में 26 अगस्त 1950, डी में 26 जनवरी 1950, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? ऑप्शन ए में मंटूर, बी में कृष्णा सागर, सी में भाखरा, इनमें से कोई नहीं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मंटूर बांध बना है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए में है 1990 ईस्वी में, बी में 1999 ईस्वी में, सी में 1994 ईस्वी में, डी में 2004 ईस्वी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है? ऑप्शन ए में है अस्पृश्यता, बी में सती प्रथा, सी में है बाल विवाह, डी में उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस कानून द्वारा रोक लगाई गई है? तो उपरोक्त सभी पर कानून के द्वारा ही रोक लगाई गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए में है अखबार, बी में पत्रिकाएं, सी में टेलीविजन, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? ऑप्शन ए में है हड़ताल से, बी में है नियमित चुनाव से, सी में कानून द्वारा, डी में प्रदर्शन द्वारा, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियमित चुनाव से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए नियमित चुनाव होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि हेक्टर वो उसके सहपाठी किस बात का विरोध कर रहे थे? ऑप्शन ए में है जूलू सीखने का, बी में अफ्रीकन सीखने का, सी में श्वेत लोगों का, अश्वेत लोगों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकन सीखने का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दो राज्यों में जल विवाद का कारण है? ऑप्शन ए में है रावी, गंगा, यमुना, कावेरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी के कारण दो राज्यों में विवाद है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और कौन से तरीके हैं? ऑप्शन ए में है सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, बी में आलोचना करके, सी में ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार में जो है निर्णय और नीति में लोगों का भाग लेने का, सरकार के कार्यों में रुचि लेना आवश्यक है तथा सरकार के कार्यों का आलोचना करना भी आवश्यक है, तभी लोकतांत्रिक सरकार सही ढंग से चल सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है? ऑप्शन ए में लड़का, लड़की, व्यापारी, या फिर डी में ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहने का अर्थ है कि हमारा जो समाज है ये पुरानी रूढ़िवादिता से संबंधित है, तो इससे संबंधित लड़का को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंगभेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन था? ऑप्शन ए में नेल्सन मंडेला, बी में पहाड़ी गांधी, सी में जॉन निकलसन, डी में हेक्टर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगभेद के विरुद्ध सबसे लंबा जो संघर्ष चला वह नेल्सन मंडेला के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? ऑप्शन ए में स्त्रियों को, बी में श्वेतों को, सी में अश्वेतों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए में दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब हम लोग इतिहास से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्रमबद्ध उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में तारिक ए हिंद से, बी में तबकात ए नासिरी से,
सी में ताज उल मासिर से, डी में तारिक ए मुबारक शाही से, और उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो प्राप्त हुआ है वह तबकात ए नासिरी से हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए में है बख्तियार खिलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी में अलाउद्दीन खिलजी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया है वह बख्तियार खिलजी ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए में एबाज, बी में नासरुद्दीन महमूद, सी में अली मर्दान, डी में मलिक जानी। किसे किया था? तो मलिक जानी को किया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में ऐबक, बी में बलवन, सी में इल्तुतमिश, डी में अलाउद्दीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवन ने। बलवन ने क्या किया था कि राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए में है द बंगाल गजट, बी में है हिंदुस्तान टाइम्स, सी में पायनियर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन ए में लॉर्ड रिपन ने, बी में लॉर्ड लिटन ने, सी में लॉर्ड कर्जन ने, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें क्या कहा गया है? बॉम्बे एक में समाचार पत्र है कि बॉम्बे क्रॉनिकल किसने लिखा था? प्रारंभ किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। कॉमनवेल्थ या एनी बेसेंट ने किया था। लीडर जो है या मदन मोहन मालवीय ने किया था, और सर्च लाइट जो है यह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इस हिसाब से ए का 3 हो गया, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन ए में है बैरकपुर, मेरठ, सी में ए और बी दोनों जगह से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरकपुर से मंगल पांडे जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कुतुबनुमा या कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था? ऑप्शन ए में है भारतीयों से, बी में अफ्रीकन से, सी में है अरबों से, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कुतुबनुमा या कंपास का जो व्यवहार है यूरोप वालों ने अरबों से सीखा था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? ऑप्शन ए में अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन अलग हुआ था? तो सोवियत संघ हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन ए में है भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए विभिन्न राष्ट्रों में
प्रतिद्वंदिता बढ़ाने के लिए या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्र संघ का जो स्थापना किया गया था भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना था? ऑप्शन ए में मार्च 1917, बी में जून 1917, सी में नवंबर 1917, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन कब आयोजित की गई? ऑप्शन ए में है 1919 से 1920 ईस्वी के बीच, बी में 1920 से 1921 ईस्वी के बीच, सी में 1921 से 1922 ईस्वी के बीच या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 से 1922 के बीच में वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन को आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिटलर किस देश का नेता था? ऑप्शन ए में है जर्मनी, फ्रांस, रूस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। हिटलर जो था वह जर्मनी का नेता था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे तात्कालिक कारण निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में है फ्रांस द्वारा जर्मनी के शहर बर्लिन पर आक्रमण, बी में रूस एवं जापान के बीच टकराव, सी में ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे तत्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर देना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1938 ईस्वी के माह में के म्यूनिक सम्मेलन निम्न में से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया? ऑप्शन ए में है चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण, बी में फ्रांस पर ब्रिटेन का आक्रमण, सी में चेकोस्लोविया का रूस का आक्रमण और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण को रोका गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालिक कारण निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए में है हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, बी में हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, सी में हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम से हमला किया गया था? ऑप्शन ए में है 6 अगस्त 1944, बी में 6 अगस्त 1945, सी में है 9 अगस्त 1945 और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। तो इस हिसाब से इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा और 9 अगस्त को जो है वह नागासाकी पर परमाणु से हमला किया गया था। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एक महान नेता डॉक्टर sun यat-सेन का संबंध निम्न में से किस देश से था? ऑप्शन ए में म्यांमार, बी में चीन, सी में श्रीलंका, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन से था। एक महान नेता डॉक्टर sun यat-सेन का संबंध चीन से था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? ऑप्शन ए में है ऋग्वैदिक काल से, बी में है गुप्त काल से, सी में उत्तर वैदिक काल से, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से गोत्र प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि युद्ध यंत्र
महाशिलाकंटक का आविष्कार निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में अजातशत्रु, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आविष्कार करवाया गया था वह अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सही है? ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है, बी में है मेगास्थनीज के अनुसार भारत का दंड विधान काफ़ी कठोर है, सी में है मेगास्थनीज के अनुसार भारत का समाज 7 वर्गों में विभक्त है, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों कथन है उपर्युक्त में, ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की रचना है? ऑप्शन ए में महावीर चरित, बी में है उत्तर रामचरित, सी में मालती माधव, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक चरित जो है वह भवभूति की रचना है। कौन सा? महावीर चरित भी, उत्तर रामचरित भी, मालती माधव भी, तो ये सभी भवभूति की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भिल्लभ पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन ए में है वारंगल के काकतीय, बी में द्वार समुद्र के होयसल, सी में देवगिरी के यादव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगिरी के यादव का। भिल्लभ पंचम जो है वह देवगिरी के यादव वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिताक्षरा पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में बिल्हन, बी में विज्ञानेश्वर, सी में याज्ञवल्क्य, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। कथन एक में है वह पुर्तगाली यात्री था, बी में वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, और 3 में है वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में आया था, और 4 में वह इटली का यात्री था, और 5 में है वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में विजयनगर में आया था। इसमें कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन ए में है केवल 1, 2, 3, बी में 1, 2, 5, सी में है 2, 4 और 5, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। विदेशी यात्री जो था डोमिंगो पायस वह पुर्तगाली यात्री था, ये सही है। और उसके बाद वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, ये भी सही है। और तीसरा वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर आया था, ये सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन ए में है शाह आलम द्वितीय, बी में मोहम्मद शाह, सी में शाह आलम प्रथम, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली गौहर के नाम से शाह आलम द्वितीय को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए में है गुलाम वंश, बी में तुगलक वंश, सी में खिलजी वंश, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश का। हुमायूं जो है तुगलक वंश का शासक था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महापसान कब्रें कब बननी आरंभ हुई? ऑप्शन ए में है लगभग 4000 साल पहले, बी में लगभग 5000 साल पहले, सी में लगभग 3000 साल पहले, डी में इनमें से कोई नहीं। महापसान कब्रें जो है वह
इनमें से कोई नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि चरक कौन था। ऑप्शन ए में है एक महान वैद्य था, बी में है एक महान पुरातत्वविद था, सी में एक महान राजा था, डी में एक महान सेना नायक था, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरक जो है वह एक महान सेना नायक था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था। ऑप्शन ए में दर्यु या दास, बी में जन और विष, सी में सुक्त, डी में इनमें से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से बात दोनों एक ही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्त। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को सुक्त के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता की रचना किसने की। ऑप्शन ए में कौटिल्य, चरक, जयदेव, कलहन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चरक। अगला प्रश्न है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। ऑप्शन ए में 206, 360, 500, 600, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 206 हड्डियों का वर्णन किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य था। ऑप्शन ए में है यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, बी में समाज में व्यवस्था स्थापित करना, सी में मृतकों को दफनाना, डी में उपरोक्त सभी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेदिक पुरोहित का कार्य है कि यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में अशोक, बी में बिंबिसार, सी में सिद्धार्थ गौतम, डी में महावीर, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का संस्थापक सिद्धार्थ गौतम था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कुछ पारसी ईरान से चले गए और तटीय शहरों में बस गए। कहाँ बसे। ऑप्शन ए में गुजरात और राजस्थान, बी में गुजरात और महाराष्ट्र, और सी में राजस्थान और महाराष्ट्र, डी में पंजाब और गुजरात, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुछ पारसी ईरान में चले गए और तटीय शहरों में बस गए। तो कहाँ जाके बसे, तो वह गुजरात और महाराष्ट्र में बसे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसने सोचा था कि लोगों को दयालु होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन ए में गौतम बुद्ध, बी में भैरवनाथ, सी में शिव, और डी में बरहमा, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का यह सोचना था कि लोगों को दयालु होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लगभग 3000 साल पहले, बी में लगभग 2500 साल पहले, सी में लगभग 1500 साल पहले, डी में लगभग 1000 साल पहले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 1500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर की शिक्षा क्या थी। ऑप्शन ए में है जियो और जीने दो, बी में न जियो और न जीने दो, और सी में ए और बी, इनमें से कोई नहीं उपर्युक्त। महावीर की शिक्षा थी जियो और जीने दो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए गौतम बुद्ध के पास कौन गई थी। ऑप्शन ए में अहिल्या, बी में महावीर, सी में किसा गौतमी, और डी में सीता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन गया था, तो किसा गौतमी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए में कुरुक्षेत्र, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बुद्ध की पहली बार शिक्षा देने कहाँ गए थे, तो वह सारनाथ गए थे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नन और भिक्षु कहाँ रहते थे। ऑप्शन ए में गुफाओं में, घर में, झोपड़ी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। नन और भिक्षु वह गुफा में रहते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि जिसका अर्थ है पास आना और बैठना, इसका किसको बोला जाता है कि पास आना और बैठना उसका अर्थ है उपनिषद का, बौद्ध धर्म का, वेद का, आर्य का, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपनिषद का अर्थ है कि पास आना और बैठना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बुद्ध ने कितने मार्ग सुझाए हैं। ऑप्शन ए में है 2 गुना पथ, बी में 8 गुना पथ, सी में 4 गुना पथ और डी में 3 गुना पथ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुद्ध ने 8 गुना पथ सुझाया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अविवाहित होने की अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मचर्य, बी में है कैलीवैक्सी, सी में कैलीग्राफी, डी में मोरवेसी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अविवाहित होने की अवस्था को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और 40 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर अवश्य कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।